हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों को दिए गए थे सैटरडे टारगेट टेस्ट में। लगभग इस वीडियो के अंदर जितने भी आज पॉसिबल हो पाएंगे 40-45 जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो पाएंगे वो हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें हम कंप्लीट जो होंगे 100 क्वेश्चन उसमें कर लेंगे। तो जिसको जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई हो या फिर पता ना चला हो कि इसका आंसर ये है तो क्यों है, और जो भी इनके आंसर्स आपको बताए गए होंगे तो आप जो है इन सभी चीज़ों से मैच कर सकते हैं। और हाँ, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस होंगे क्योंकि अभी आपका जो टारगेट था ये फर्स्ट ही मान के चलिए, क्योंकि कंप्यूटर का रेगुलर टारगेट नहीं मिलता है। तो ये थोड़ा बेसिक पेपर था, ये एटलीस्ट सभी को पता होना चाहिए। ठीक, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोगों को इन चीज़ों को समझना है, और समझने के बाद कहीं ना कहीं आप चाहो तो इन्हें नोट कीजिए। और अगर आप रेगुलर ये वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, जितनी वीडियो अभी तक सक्षम प्रैक्टिस सेट से दी गई थी, तो आई एम श्योर कि इस वाले पेपर में 50 प्लस तो हर किसी ने किए होंगे अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हैं सक्षम प्रैक्टिस वाले जो कंप्यूटर के जो प्रैक्टिस सेट डाले जाते हैं, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी डिटेलिंग में चीज़ें बताई जाती हैं। वेल, तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और देखिए यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है लिंक किया गया है, एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन के बाद, दूसरा क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन के बाद। और पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान देंगे, इसमें पूछा गया था कि कौन सा जो है कंप्यूटर का कार्य नहीं है, या फिर कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए भाई कि भैया कंप्यूटर काम कैसे करता है, और आप सभी को पता होना चाहिए। देखिए, इस कंप्यूटर में सिंपली होता क्या है ना, कंप्यूटर में आपके पास ये एक सीपीयू होता है इस टाइप से, और यहाँ पे सीपीयू में हम क्या देते हैं, एक इनपुट होता है और एक आपके पास यहाँ पे आउटपुट होता है। यहाँ पे बेसिकली इस सीपीयू का काम क्या होता है। अब देखो, इनपुट आप बाय द हेल्प ऑफ अपने कीबोर्ड दे सकते हैं, ठीक है, और आउटपुट या माउस के थ्रू भी आपका इनपुट हो सकता है। आप लोग सभी जानते हैं इनपुट डिवाइसेस हमारे पास बहुत सारी होती हैं। इसी टाइप से आपके पास जो आउटपुट डिवाइस होता है यहाँ पे बहुत सारे होते हैं। मैं भी सिंपली एक क्या कर रहा हूँ, अभी मैं एक मॉनिटर की स्क्रीन लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये आपके पास आउटपुट है। बाकी आउटपुट डिवाइसेज आपकी और भी होती हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, देखिए, कभी भी आप जब इनपुट देते हैं किसी भी सिस्टम में, तो इस कीबोर्ड से आप इनपुट दोगे। सीपीयू का काम क्या होता है, प्रोसेस करने का इसका काम होता है, प्रोसेसिंग करेगा। ये प्रोसेस करने का काम क्या होता है, जैसे आपने इनपुट में लिखा, जैसे 2+3 आपने कीबोर्ड से दिया 2+3, इस सीपीयू में जाएगा ये 2+3। और सीपीयू का काम क्या होता है, क्योंकि इस सीपीयू के साथ दो चीज़ें और होती हैं। एक इसके साथ होता है एएलयू, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें एक मेमोरी भी होती है, ठीक है, ये एक सीपीयू का ही पार्ट होता है। और इसमें आपके पास एक कंट्रोल यूनिट भी होती है। मतलब अगर मैं कुछ ये बात करूं तो एक सीपीयू में कुछ इस टाइप से होता है, एक कंट्रोल यूनिट होती है, यहाँ पे आपके पास एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जिसे हम कहते हैं, और साथ ही साथ में यहाँ पे आपके पास मेमोरी हो जाती है, ठीक है। तो ये कंप्लीट बेसिकली क्या है, आपके पास एक ये सीपीयू है, और यहाँ पे आप इनपुट देते हो और यहाँ से आपको मिलता है आउटपुट। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, आपने यहाँ पे लेट से मैंने कहा 2+3, ये 2+3 कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा। कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि भाई हमें इस चीज़ को क्या करना है, सेव करना है या कैलकुलेट करना है। अगर आपको 2+3 का आंसर चाहिए तो ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास भेजेगा, जहाँ पे आपके पास प्रोसेस होता है, जहाँ पे आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी प्रोसेस परफॉर्म की जाती हैं। और जो भी आता है ये आउटपुट में आपको वो रिजल्ट मिलेगा। तो कंट्रोल यूनिट का काम है कि भाई किसी भी चीज़ को एएलयू को देना है, या फिर अगर कोई सेव करने वाली चीज़ है तो आपको उसको सेव करवाना है। तो बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, यहाँ पे भी देखो इनपुट आपने दिया है, कंट्रोलिंग भी यहाँ पे हुई है, ये कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग का काम क्या है, ये देना कि भैया एएलयू को जाएगा या मेमोरी को जाएगा, तो यही कंट्रोलिंग का काम होता है। और यहाँ पे प्रोसेसिंग, प्रोसेस भी हो रहा है ना, एएलयू में जाने के बाद वो 2+3 5 होगा, तो यही बेसिकली क्या है, एक प्रोसेसिंग है। तो ये तीन चीज़ें आपके पास कंप्यूटर में होती हैं, और अंडरस्टैंडिंग तो भैया नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाता है। तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आएगी। देखो, अब ये ना जो स्टार्टिंग है ना, ये कंप्यूटर का बेसिक है, कंप्यूटर ऐसे ही आपका काम करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सीपीयू के अंदर ये 3 पार्ट होते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि जो अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है। तो जो अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है, अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा, कभी भी आप अगर एक पासवर्ड बनाते हैं और बड़ा सिक्योर पासवर्ड अगर आप बनाते हैं, तो उस पासवर्ड में आपके पास कुछ चीज़ें मांगी जाती हैं। आपके पास जो अल्फ़ाबेट्स होती हैं, आपके पास अपर केस, लोअर केस अल्फ़ाबेट होनी चाहिए, यानी जो ABCD वगैरह होती हैं, कुछ बड़ी लेटर्स में होने चाहिए और कुछ आपके स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए। साथ ही साथ में आपके पास कुछ वहाँ पे नंबर्स होने चाहिए, साथ ही साथ में आपके पास कुछ वहाँ पे मैं कह सकता हूँ ब्रैकेट्स वगैरह, कुछ साइंस बेसिकली जो होते हैं, चिन्ह जिन्हें हम कहते हैं, तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। उन सभी को मिला के बनता है ये अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा। और ये जो अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा होता है, इसमें मैंने जैसे आपको बताया, कुछ चिन्ह होंगे कुछ इस टाइप से, ये चिन्ह आपके पास हो गए, अंक तो होंगे ही 1 2 3, कुछ अक्षर्स आपके पास ABCD स्मॉल में भी हो सकता है। तो ये सारा आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक के अंदर आता है, इसलिए यहाँ पे जो इसका आंसर बनता है वो उपयुक्त सभी बन जाता है।
क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर था? बार्क, जिसे हम नाम देते हैं BARC, बार्क मुंबई में स्थित है। यहाँ पे बार्क ने जो से पहला कंप्यूटर बनाया था उसे आपको ध्यान रखना है, ये अनुपम था, ठीक है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। परम, ये CDAC ने बनाया था जो पुणे में स्थित है। साथ ही साथ में अगर हम बात करेंगे फ्लो सॉल्वर की, देखिए ये भी आपका क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। ये है आपके पास एक सुपर कंप्यूटर, और ये जो बनाया था ये बनाया था नाल ने। ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। अब ये नाल बेसिकली क्या है, ये इसका मतलब होता है आपके पास ये है आपका नेशनल एरोमेटिक लैब। तो ये बेंगलुरु ने डिज़ाइन किया था फ्लो सॉल्वर को। अगर मैं बात करूं अनुपम के बारे में, तो ये बार्क ने बनाया ज़रूर था, लेकिन ये जो बार्क था ये केवल आपके लिए जो बनाया गया था, ये केवल आपका इंटरनल पर्पस के लिए था। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इंटरनल पर्पस के लिए, ठीक है। मतलब सिंपली जो साइंटिस्ट वगैरह लोग यूज़ करते हैं अपने इंटरनल पर्पस के लिए, उन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई। और कभी बात करते हैं CDAC ने सबसे पहले कौन सा बनाया था, तो उन्होंने बनाया था परम, 1991 में इन्होंने ये बनाया था। और साथ ही साथ में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि परम की हमारे पास बहुत सारी सीरीज़ आते हैं, जैसे परम 8000 है, परम 10000 है, और इसी टाइप से हमारे पास जो है ये सुपर कंप्यूटर्स चलते रहते हैं। अगर हम बात करेंगे जो इंडिया का सुपर फास्टेस्ट कंप्यूटर परम सिद्धि, ये आपको ध्यान रखना है, परम सिद्धि इंडिया का सुपर फास्टेस्ट कंप्यूटर। और अगर हम बात करेंगे अमेरिका के बारे में, USA का जो अभी जो टॉप मोस्ट में चल रहा है सुपर कंप्यूटर, उसका नाम है आपका फ्रंटियर। ये किसने डिज़ाइन किया है? ये आपका USA ने डिज़ाइन किया। तो कभी कभार पूछ लेता है कि भैया बताइए जो सबसे सुपर फास्ट सुपर कंप्यूटर जो है वो कहाँ का है? वो है USA का। नाम क्या है उसका? फ्रंटियर उसका नाम है। इसी टाइप से इसमें जो सेकंड नंबर पे आता है ये आता है आपका जापान का, और इसका जो नाम है इसका नाम है फुकागो, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, फुकागा या फुकागो, आप इसे चेक कर लेना एक बार। और इसी टाइप से एक आपके पास सिमी या मिमी नाम से है, वो है आपके पास फिनलैंड का, वो 3rd नंबर पे आता है, बाकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इसी टाइप से चाइना का नंबर भी आता है 4th या 5th नंबर पे, और उसके बाद जो 7th 8th पोजीशन पे है वो भी आपके USA के ही सुपर कंप्यूटर है। लेकिन अभी फिलहाल आपको ये याद रखना है, फ्रंटियर USA का जो अभी सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, और इंडिया का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वह है आपके पास परम सिद्धि। ये मैं भी प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो बेसिकली इसका ऑप्शन था आपके पास कौन सा होना चाहिए था? अनुपम यहाँ पे इसका आंसर हो जाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सर्वप्रथम डिजिटल कंप्यूटर को विकसित करने वाला देश कौन सा था? तो ये सर्वप्रथम जो डिजिटल कंप्यूटर को विकसित किया था ये किया था USA ने, और कौन सा था? ये था एनीवेक, ठीक है। तो ये सबसे पहला क्या था? डिजिटल कंप्यूटर था। इसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे। 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इसमें पूछा गया था आपसे कि कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किससे बनी हुई होती है? IC की फुल फॉर्म कभी कभार पूछ लेता है, लेकिन अब क्योंकि एग्जाम के पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुके हैं, बहुत बेसिक चीज़ें नहीं पूछी जाती, लेकिन एटलीस्ट आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। IC की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है आपके पास इंटीग्रेटेड सर्किट, या IC चिप भी हम इसे बोलते हैं। कभी कभार हम इसको माइक्रो चिप भी बोल देते हैं, और सिंपल हम चिप के नाम से भी हम इसे जानते हैं। अब ये जो IC चिप बनी हुई होती है ये बनी होती है सिलिकॉन की। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भैया देखो सिलिकॉन तो एक हमारे पास काफ़ी अवेलेबिलिटी होती है सिलिकॉन की। दूसरा क्या होता है, सिलिकॉन को जब भी हम किसी दूसरे मटेरियल के साथ मिलाते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, और सिलिकॉन आपको पता होगा तो एक अर्धचालक भी होता है, सेमीकंडक्टर हम जिसे नाम देते हैं, इसलिए हम ICs के लिए सिलिकॉन का हम इसका यूज़ करते हैं। 6th क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे था द्विआधारी यानी जो बाइनरी सिस्टम होता है इसका प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो बाइनरी का नंबर का मतलब होता है 0 और 1, या 1 या इट मीन्स मैं कह सकता हूँ इसे या ऑफ या ऑन। और इसको जो सबसे पहले जो यूज़ करने वाला जो था ये इसको हम बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल का मतलब ही 0-1 होता है, ठीक है। अब देखिएगा कभी भी हम डिजिटल कंप्यूटर की बात करते हैं तो ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। डिजिटल कंप्यूटर में आपके पास बेसिकली जो डिजिटल वॉच होती है वो आपका डिजिटल कंप्यूटर जैसा ही काम करता है। साथ ही साथ में अगर मैं एनालॉग कंप्यूटर की बात करूं तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, एक रियल टाइम कंपटीशन का काम करता है, रियल टाइम डेटा कंपटीशन। अब बहुतों को ये समझ नहीं आया होगा एनालॉग कंप्यूटर का मतलब रियल टाइम डेटा कंप्यूटेशनल का मतलब क्या हो गया। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं, देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा थर्मामीटर जिससे आप फीवर चेक करते हैं। अब ये जो थर्मामीटर होता है बेसिकली ये आपका क्या होता है, एक एनालॉग कंप्यूटर ही है। क्या कभी ऐसा होता है कि आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपके जो है फीवर को चेक किया थर्मामीटर के थ्रू, उसमें पर्टिकुलर दिख जाएगा कि आपको 102 का फीवर है, 101 डिग्री का आपको बुखार है, तो क्या कभी उसमें रिकॉर्ड होता है? जी नहीं, उसमें वो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती। इसका मतलब वो एक आपके पास कैसा कंप्यूटर है, वो एनालॉग कंप्यूटर है,
थर्मामीटर। इसी टाइप से हम बात करेंगे स्पीडोमीटर के बारे में कि भैया स्पीडोमीटर का ऐसा कंप्यूटर है, कभी आ जाता है ना, स्पीडोमीटर में आप क्या करते हैं, स्पीड को तो मेजर करते हैं, तो वो बेसिकली एनालॉग ही है, आपको वहाँ पे डिजिट की फॉर्म में नहीं दिखता है वो सारी चीज़ें। तो स्पीडोमीटर देखिए, ये कभी अक्सर पूछा जाता है कि भाई बताइए निम्न में से कौन सा एक एनालॉग कंप्यूटर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है आपके पास एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। डिजिटल कंप्यूटर के बारे में तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, जो आपके पास डिजिटल वॉच होती है वो आपके पास क्या है, एक डिजिटल कंप्यूटर ही है। डिजिटल कंप्यूटर का मतलब जिसमें 0 और 1 की फॉर्म में दिखता है। एनालॉग का मतलब बेसिकली क्या होता है, देखिए एनालॉग कंप्यूटर ये तो आप समझ में आएगा कि भाई इसमें जो डेटा होता है वो सेव नहीं होता है। आप स्पीडोमीटर में स्पीड देखिए आपने, वो रियल टाइम पे चल रहा है। इसी टाइप से थर्मामीटर में जब भी आप चेक करते हो फीवर को, तो वो भी आपका एक रियल टाइम पे चलता है, जितना फीवर है बस वो चेक करेगा, ऐसा नहीं कि वो रिकॉर्ड करके हो गया, क्योंकि फिर दोबारा भी तो चेक करना है ना भाई किसी का फीवर को। इसी टाइप से आपके पास होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो एनालॉग और डिजिटल का मिला जुला रूप होता है, इसलिए हम इसे हाइब्रिड नाम देते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर का जो एग्जाम्पल होता है, आपने पेट्रोल पंप देखे होंगे। इस पेट्रोल पंप में आपने क्या देखा होगा कि पेट्रोल पंप में आपके पास जो एक ऑयल होता है, यानी जो भी आप तेल भरवाते हैं, इस ऑयल के साथ आपके पास एक डिजिटल मीटर लगा हुआ होता है कि नहीं होता है। तो बेसिकली कितना ऑयल वो डिजिट में डलेगा, पैसे वगैरह आप देते हो यार 500 रुपये में जो है इतना तेल आपको अपनी गाड़ी में डलवाना है, तो बेसिकली जो ऑयल डल रहा है ना वो आपका एनालॉग ही है, और जो आपको डिजिट्स दिख रही हैं वो आपके पास डिजिटल है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में आपका पेट्रोल पंप वगैरह जो होते हैं ये एक एज अ हाइब्रिड कंप्यूटर के आपके पास एग्जांपल्स हो जाते हैं। बाकी डिजिटल कंप्यूटर्स तो हम जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स ही होते हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको इनमें ध्यान रखनी थी, जो इसमें पूछा गया था बाइनरी के लिए, तो आपके पास डिजिटल कंप्यूटर इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 है 1946 ईस्वी में जेपी एकर्ड और जॉन मुचली द्वारा निर्मित विश्व का सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो ये था आपके पास ENIAC। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ENIAC, ठीक है। तो यहाँ पे ये ENIAC सबसे पहला आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर था। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया सबसे ये बताइए कि जो जनरल पर्पस कंप्यूटर था वो सबसे पहले कौन सा था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भई जो हमारे पास ENIAC था वो मेरे पास फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर भी था। उसके बाद हम आएंगे यूनिवैक में, और इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसकी जो फुल फॉर्म है। और जो इसको डिज़ाइन किया था, अब देखिए ध्यान रखना, ये हमारे पास जो है ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर भी है। कौन सा, हमारे पास जो ENIAC है ये हमारे पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। इसका जो बनाया था ये एकर्ड और जॉन मुचली ने बनाया था। उसके बाद यूनिवैक का नंबर आता है, और जो यूनिवैक है हमारे पास यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये भी हमारा इन्हीं दो लोगों ने बनाया था, और ये 1951 में इसको डिज़ाइन किया गया था। ये थोड़ा इसका अपडेटेड वर्जन है। उसके बाद हम बात करते हैं EDVAC के बारे में। ये EDVAC जो है ये डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स EDVAC, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना यहाँ पे, ये होगा आपके पास EDVAC, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल वेरिएबल कंप्यूटर। यहाँ पे हम EDVAC के बारे में बात करते हैं, और जो EDVAC था ये आपका ENIAC और यूनिवैक के बाद डिज़ाइन किया गया था। इसमें आपको कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है, जैसे हमने बात की थी ये सबसे पहले जनरल पर्पस कंप्यूटर था वो ENIAC था। उसके बाद हम यूनिवैक की बात करेंगे, 1951 में इसको डिज़ाइन किया था। और इसमें एक चीज़ आपको यहाँ पे और ध्यान रखनी है कि फर्स्ट कॉमर्शियल जो कंप्यूटर बनाया गया था वो कौन सा था। तो जो फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर था वो आपके पास कौन सा था, वो था आपके पास यूनिवैक। इसी टाइप से जब हम डिस्क्रीट वेरिएबल कंप्यूटर की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल कंप्यूटर, ये था EDVAC। और 1960 के आसपास ये हमारा पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसमें हमने जो पहले हम डेसिमल प्रणाली को यूज़ करते थे, यानी दशमलव प्रणाली को हम पहले यूज़ कर रहे थे। इस डेसिमल प्रणाली से हमने यहाँ पे स्विच किया था बाइनरी प्रणाली की तरफ, यानी यहाँ पे हमने बाइनरी सिस्टम को हमने यूज़ किया था। और ये एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें हमने जो मशीनी लैंग्वेज थी, मतलब पूर्णतः मशीनी लैंग्वेज हमने इसमें यूज़ की थी EDVAC में। एक इसके साथ एक फैक्ट और पूछा जाता है कि सबसे पहला जो कंप्यूटर था जिसमें हमने गेम को लॉन्च किया था, या गेम जिसमें हमने इंस्टॉल किया था, वो भी हमारा EDVAC ही है। तो कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें फैक्ट हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी टाइप से मार्क फर्स्ट, ये हमारा 1930 के आसपास का कंप्यूटर है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है ना, कुछ डेटा में आपको अगर आप इंटरनेट वगैरह में जाओगे तो ये सन वगैरह में, डेट वगैरह में भी आपको थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। अब जब ये डिफरेंस मिलता है तो आपको सिंपली क्या करना है, NCERT को फॉलो करना है। अब ये जो मार्क फर्स्ट कंप्यूटर है ये आपका कुछ भी नहीं है, बल्कि ये मैं कह सकता हूँ कि ये एक कैलकुलेटर ही है।
ठीक है, ये कैलकुलेटर है। और सबसे छोटा कंप्यूटर था, सबसे छोटा, वो आपके पास कौन सा था? ये मार्क फर्स्ट है। अब ये है क्या? ये मैकेनिकली वर्क करता है। मैकेनिकली वर्क मतलब जहाँ से आप हाथ से जैसे इनपुट डालते हो, कैलकुलेटर होता है, वो मैकेनिकली वर्क आप उसे कह सकते हैं। तो मार्क फर्स्ट क्या था? कैलकुलेटर था। बाद में इन्होंने मार्क फर्स्ट इसका नाम दिया था, पहले इसका कंप्यूटेशनल सीक्वेंशियल कैलकुलेटर इसका पहले नाम था। तो ये वाला जो स्लाइड्स मैं कह सकता हूँ, यूनिवेक, एडवेक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये चार चीज़ें, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, यही चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है। बाकी एक बेसिक नॉलेज आइडिया मैंने आपको दे दिया है, बाकी बुक्स के अंदर आपको और भी चीज़ें मिलेंगी। 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसके प्रयोग से आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो पाया है? तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है आईसी चिप के बारे में। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ये हम पहले भी बात करते आ रहे हैं। जो हमारे पास 3rd जनरेशन के कंप्यूटर थे, हमने वहाँ पे आईसी चिप का यूज़ करना स्टार्ट किया था। हमारे पास जो ट्रांजिस्टर थे, इसमें हमने, जो हमारे पास 2nd जनरेशन के कंप्यूटर्स थे, हमने वहाँ पे ट्रांजिस्टर को यूज़ किया था। और जो कभी पूछा जाता है 1st जनरेशन कंप्यूटर, तो हमने यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब को हमने यहाँ पे यूज़ किया था। और वैक्यूम ट्यूब को हम वॉल्व भी कह सकते हैं हमारी हिंदी लैंग्वेज में। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, अब कंट्रोल यूनिट तो यार कभी ना मारते, अगर आपने कंट्रोल यूनिट के बारे में पता है। तो आईसी चिप बेसिकली क्या होता है, जैसे हम पहले सिंपली जो हमारे पास ट्रांजिस्टर होते थे, हम ट्रांजिस्टर को यूज़ करते थे ऑन और ऑफ वाली प्रोसेस को करवाने के लिए। अब हमने इस आईसी चिप के ऊपर 1000 नंबर ऑफ कैपेसिटर हो गया, जिसे हम संधारित्र कहते हैं, रेजिस्टेंस हो गया, प्रतिरोध वगैरह, और साथ ही साथ में ट्रांजिस्टर, हमने एक आईसी चिप के ऊपर बहुत सारे ये यूज़ किया। आज भी हम आईसी चिप का यूज़ करते हैं। आईसी चिप कुछ भी नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी एक छोटी सी चिप होती है और इसके ऊपर बहुत सारी सर्किटरी माउंटेड होती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये हमारा स्पेस को बहुत कम फील करेगा, यानी कम स्पेस घेरेगा। और कम स्पेस होने से क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी और साथ ही साथ में उससे कंप्यूटर का जो साइज़ होता है वो ओवरऑल छोटा हो जाता है। और हमारी डिमांड ये होती है कि हमारे पास जो चीज़ होनी चाहिए वो छोटी होनी चाहिए और स्पीड बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए। तो इस टाइप से यहाँ पे जो आईसी चिप होना था, इसका आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। और भारत में बने सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर। अब देखिए, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, और ये बनाया था आपके पास नाल ने। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। सीडैक पुणे के बारे में, परम के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अनुपम बार्क मुंबई ने बनाया था, यहाँ पे हम इसके बारे में भी बात कर चुके हैं। 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर यानी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर निम्न में से किसका प्रयोग हमने किया था? अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक्स अंकीय कंप्यूटर की हम बात कर रहे थे, ENIAC, बेसिकली हमने जो अभी देखा है 1941 में, इसमें हमने वॉल्व को यूज़ किया था। यानी हम जो बात कर ही रहे थे 1st जनरेशन कंप्यूटर, यानी हमने वहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया था। वैक्यूम ट्यूब्स बेसिकली बहुत सारी बड़ी बड़ी ट्यूब्स ही होती हैं। जो पहले कंप्यूटर हुआ करते थे, इतने रूम्स के जितने शेप और साइज़ के हुआ करते थे, तो उसमें हम क्या यूज़ करते थे? वॉल्व को यूज़ करते थे। अब आप कंप्यूटर जैसे इंटरनेट वगैरह में इसकी फ़ोटोज़ देखो, तो वो काफ़ी अच्छे से जो है दिमाग में फीड हो जाती हैं। तो वॉल्व यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है। बाकी ट्रांजिस्टर के बारे में हमने देखा है कि हमारा ये जो 2nd जनरेशन कंप्यूटर है, हमने ट्रांजिस्टर का वहाँ पे यूज़ किया था। और ट्रांजिस्टर क्या होंगे भैया? जो वॉल्व होंगे ना, इनसे छोटे साइज़ में होंगे। क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ बढ़ते हैं, ये हो चुका है। 11th की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो जो पेंटियम है, उसका हमारे पास जो होता है वो माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर का काम होता है प्रोसेसिंग करना। जो भी हमारे पास सिस्टम की जो भी स्पीड होती है, कैलकुलेशन वगैरह होती है, जो भी आप एडिटिंग वगैरह करते हैं, कंप्यूटर्स के अंदर गेम्स खेलते हैं, तो वो सारा आपका क्या है, प्रोसेसर के थ्रू ही सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपका प्रोसेस की जाती हैं। और अगर आपके पास अच्छा प्रोसेसर है तो आपका कंप्यूटर बड़ा फास्ट कंप्यूटर होता है। और हमारे पास एक पेंटियम कंपनी है, काफ़ी चर्चित नाम है। तो इसका ये क्या बनता था, माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। इसके बाद आपका इंटेल आ गया, उसके बाद AMD वगैरह के भी आ गया, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये आपके पास माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली एक कंपनी है। पेंटियम ब्रांड नाम से ये बेचा जाता था माइक्रो प्रोसेसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। और बुनियादी कंप्यूटर चक्र में क्या शामिल है? अभी हमने जस्ट देखा था इससे पहले कि भाई किसी भी कंप्यूटर में हम सबसे पहले इनपुट देते हैं। इनपुट हमने दिया लेट्स से 2+3। यहाँ पे 2+3 का क्या होता है, एडिशन होगा, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग। और आउटपुट में हमें दिखेगा कि भैया 5 आ गया, जो हमारा कंप्यूटर की स्क्रीन होती है। बात क्लियर हो रही है सभी को? तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट होता है, दैट्स इट। कंप्यूटर घड़ी सिस्टम क्लॉक की स्पीड की गणना किस में की जाती है? तो ये की जाती है मेगाहर्ट्ज़ में। ठीक है, चलिए, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, मेगाहर्ट्ज़ आपको ध्यान रखना है। यही, और एग्जाम में ना यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अलावा इससे क्वेश्चन भी नहीं आता है। 14 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रॉनिक्स कंडक्टिंग लाइनों को सेट से आपस में जुड़े हुए होते हैं। इन लाइनों को क्या कहा जाता है? तो इन लाइनों को आपको क्या कहा जाता है? कनेक्टर्स, बेसिकली इन्हें कहा जाता है।
कनेक्टर्स का काम क्या होता है? कनेक्टर्स का काम होता है कनेक्ट करने का, ठीक है। कनेक्टर्स का काम क्या है? कनेक्ट करने का। देखो, एक सिंपली एक इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा कनेक्टर्स। यहां से अगर आपको यहां पे किस चीज को ऐड करना तो उसका किस चीज का काम होगा? वो कनेक्टर्स का बेसिकली काम होता है। कंडक्टर्स तो चलिए इसमें तो कुछ ज्यादा है नहीं, कंडक्टर्स का मतलब तो चालक हो जाता है। बसेस का यूज होता है आपके पास। बसेस भी बेसिकली आपका डेटा ट्रांसमिशन करने के ही काम आता है। हमारे पास बहुत सारी बसेज होती हैं, ऐसे बसेज होती हैं, और इस बस के थ्रू आपके पास बेसिकली यहाँ पे आपके पास कुछ चीज़ें अटैच होंगी, जिसमें हम बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। यहाँ पे हमारे पास सीपीयू हो सकता है, और यहाँ पे हमारे पास मेमोरी वगैरह हो सकती है, ठीक है। तो ये बस का काम क्या है? बेसिकली इनके साथ कनेक्ट होना। ये सेट ऑफ वायर भी आप बसेस को समझ सकते हैं कि यहाँ से जो डेटा होगा ये इसका ट्रांसमिशन होता है, बस से सीपीयू में जाएगा या इनपुट में जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली ये सेट ऑफ वायर्स होता है जो डेटा को भेजने का काम करता है। तो ये यहाँ पे इसका आंसर था, कनेक्टर्स। 15 की तरफ चलेंगे, और प्रिंटर के सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए किस पोर्ट का उपयोग हम करते हैं? तो यहाँ पे हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं पैरेलल पोर्ट का। अब यहाँ पे देखिए, पैरेलल पोर्ट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आप एक साथ बहुत सारे डेटा को सेंड कर सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ सीरियल पोर्ट के बारे में, तो सीरियल पोर्ट में आप केवल एक सिंगल डेटा को सेंड कर सकते हैं। और सिंगल पोर्ट का मतलब देखिए, पैरेलल पोर्ट का मतलब ये हो जाता है कुछ इस टाइप से, ये कुछ ऐसा पोर्ट होता है, और यहाँ पे आपके पास बहुत सारे क्या होते हैं? स्लॉट्स आपको मिल जाएंगे। स्लॉट्स भी नहीं बोलेंगे बेसिकली, यहाँ पे आप देखेंगे होल्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक साथ आप बहुत सारे डेटा को यहाँ पे ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो पैरेलल पोर्ट के लिए आप ये याद रखेंगे। और सीरियल पोर्ट की बात करेंगे तो उसमें केवल एक सिंपल एक ही डेटा को हम ट्रांसमिट करते हैं। यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर सिस्टम प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करने का कार्य करता है? तो विस्तार क्षमता प्रदान करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं स्लॉट्स का, ठीक है। अब ये स्लॉट्स क्या है? स्लॉट्स का मतलब कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे पास आपने देखा होगा कि एक बैकअप के लिए बेसिकली कोई चीज़ होती है। बैकअप जैसे आपके फ़ोन पे एक मेमोरी कार्ड होता है, उस मेमोरी कार्ड की एक बैकअप के लिए हो सकता है कि स्टोर करने के लिए आपके पास कोई और भी चीज़ हो। जैसे आजकल के फ़ोन है, उसमें आपके पास सिंपली काफ़ी अच्छी खासी मेमोरी होती है, लेकिन उसके अलावा एक मेमोरी कार्ड के लिए एक स्लॉट छोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि भाई कभी फ्यूचर में अगर आपको ज़्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं? मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं और ईजिली जो है अपने स्पेस को बढ़ा सकते हैं या मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। इसी टाइप से यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर्स में भी कुछ स्लॉट्स दिए जाते हैं, ताकि अगर आपको उसका कुछ एक्सटेंशन करना है किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप जो है उस चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं या फिर उस चीज़ का जो है कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो उसको बोला जाता है स्लॉट। चलिए, डीपीआई की फुल फॉर्म आपको बतानी थी। डीपीआई का मतलब होता है डॉट पर इंच। ये क्या होता है भाई? बेसिकली डॉट पर इंच का मतलब होता है कुछ आपके पास एक पर्टिकुलर कुछ स्क्वायर पे आपके पास एक एरिया होगा, इस एरिया में बेसिकली कितने डॉट्स हैं, इसी को बोला जाता है आपके पास डीपीआई। और ये जो डीपीआई होता है बेसिकली हम इसको करते हैं प्रिंटिंग प्रेस वगैरह में यूज़ करते हैं। प्रिंटिंग प्रेस में या फिर जैसे बुक्स वगैरह जहाँ छापी जाती हैं वहाँ पे हम इसे यूज़ करते हैं। जितने छोटे से एरिया में आपके पास डॉट्स ज़्यादा होंगे, उतना आपके पास जो क्वालिटी होती है राइटिंग के, वो जो लिखे हुए आपके पास वर्ड्स होते हैं, जो अक्षर होते हैं, वो उतना ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे डीपीआई का मतलब डॉट पर इंच, और एक किसी पर्टिकुलर एक पर स्क्वायर एरिया में आपके पास मैक्सिमम आपके पास अगर डॉट्स है तो आपके पास जो क्वालिटी होगी वो प्रिंटिंग की या लिखे हुए की वो उतनी अच्छी होती है। डेस्कटॉप में छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का हम उपयोग करते हैं? अब हमारे पास बहुत सारे प्रिंटर्स होते हैं, और इसमें से जो हमारे पास सबसे खास प्रिंटर होता है जिसे हम बात करते हैं लेज़र प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये ज़्यादा कुछ है नहीं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हम यूज़ करते हैं जैसे आपने कभी अपने एग्ज़ाम्स का रिजल्ट अगर आपने देखा है, हालांकि अब तो आता भी नहीं है, लेकिन हाँ रेलवे में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वहाँ पे जो लिस्ट लगती है या टिकट अगर आपने ध्यान दी होगी तो उस टिकट में कुछ इस टाइप से डॉट के फॉर्म में लिखा हुआ था। जैसे मैंने 2 लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, तो बेसिकली ये 2 क्या है? डॉट के फॉर्म में। तो ये आपके पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही होता है। लेज़र प्रिंटर में क्या होता है? एक सेट ऑफ मैं कह सकता हूँ एक लाइट्स ही होती है। नॉर्मली आप कहीं भी जाते हो लगभग लेज़र प्रिंटर ही हर जगह यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो लेज़र प्रिंटर को आप ऐसे ही ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 20 है, कंप्यूटर मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जा सकती है। तो देखिए, डॉट पिच से भी हम क्या कर सकते हैं? गुणवत्ता की पहचान कर सकते हैं। हम रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो रेजोल्यूशन से भी हम क्या कर सकते हैं? किसी गुणवत्ता की पहचान कर सकते हैं। रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि यार जैसे आपकी ये कोई स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे आपके पास कितने पिक्सल्स हैं। पिक्सल मतलब यही आपका
हम मान सकते हैं कि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर जो भी आपके पास एक एरिया होता है, उस एरिया में कितने पिक्सल्स हैं। अगर जितने ज़्यादा पिक्सल्स हैं, इसका मतलब मैं कहूँगा यार उसका रेजोल्यूशन उतना अच्छा है, पिक्चर की क्वालिटी आपकी उतनी अच्छी आएगी। इसी टाइप से आपके पास एक रेफरेंस रेट होता है। रेफरेंस रेट में भी आपके पास बेसिकली क्या होता है, जैसे ये भी हर्ट्ज में होता है। अगर आप नॉर्मली 90 हर्ट्ज अगर आप ध्यान दोगे ना कभी, या 120 हर्ट्ज वाली जो रेफरेंस रेट वाली होता है, उसकी जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो बड़ी स्मूथ आती है। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा, कभी अगर आप किसी मॉल वगैरह में गए हो या फिर किसी शॉप में अगर आप गए हो जहाँ पे टेलीविज़न वगैरह बहुत सारे रखे हुए होते हैं, आपने देखा होगा यार कुछ टेलीविज़न ऐसे होते हैं जिसमें इतना साफ दिखाई नहीं देता, मतलब स्मूथनेस उतनी नहीं नज़र आती है उनकी वीडियो क्वालिटी में। लेकिन अगर आप देखोगे थोड़ा जो एक्सपेंसिव वाले होते हैं या थोड़ी महंगी किस्म के जो हमारे पास टेलीविज़न होते हैं, उसमें अगर आप ध्यान दोगे तो उसमें आपको कुछ मिलेगा कि उसमें स्मूथ आपके पास जो वीडियो क्वालिटी होती है बड़ी स्मूथ होती है। जैसे मैं यहाँ पे अपनी वेविंग कर रहा हूँ ना हाथ, तो देखो आपको कुछ ऐसे नज़र आ रहा है, और अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ यहाँ पे वेविंग टाइप में, तो यहाँ पे आपको थोड़ा स्मूथनेस नजर आ रही होगी मेरे हैंड में। तो यहाँ पे बेसिकली, और इसी यही कॉन्सेप्ट जो चलता है आपके पास, ये चलता है आपके पास मोबाइल फ़ोन में। जिस मोबाइल फ़ोन में रेफरेंस रेट जितना ज़्यादा होता है उसकी वीडियो क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। तो बेसिकली यही आपका यहाँ पे उपयुक्त सभी यहाँ पे इसका आंसर आना था। डॉट से भी होता है, रेजोल्यूशन से भी होता है, जितने पिक्सल्स होंगे भैया उतना अच्छा रेजोल्यूशन होगा। रेफरेंस रेट से भी हम इसे देख सकते हैं। 21 क्वेश्चन की तरफ, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और बहुत पुराना क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है इनपुट इनमें से कौन सा नहीं। इनपुट वो होते हैं जहाँ पे आप कंप्यूटर को कुछ चीज़ें देते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो भैया कीबोर्ड हमारा इनपुट है, माउस हमारे पास इनपुट है, बार कोड रीडर ये भी हमारा कैसा इनपुट डिवाइस है। अगर आप प्लॉटर की बात करेंगे तो जो प्लॉटर है यहाँ पे हमारे पास वो क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर, बारकोड रीडर आपने देखा होगा, बारकोड रीडर आजकल तो डेफिनेटली आपने जरूर देखा होगा, ऐसे इस टाइप से कुछ हैंड पे होता है, वो बारकोड रीडर ही होता है। बारकोड दिख गया, उसने रीड किया, मतलब वहाँ पे वो इनपुट आ जाता है। तो यहाँ पे ये तीन तो आपके पास इनपुट डिवाइसेस होते हैं। प्लॉटर, ये प्लॉटर बेसिकली जैसे प्रिंटर होता है सेम वैसे प्लॉटर भी होता है, लेकिन प्लॉटर में आपके पास जो हमारे पास सीट्स होती हैं वो काफ़ी बड़ी सीट्स होती हैं। जैसे फ्लैक्स वगैरह जो होते हैं इस टाइप से ही प्लॉटर होता है। जैसे फ्लैक्स वगैरह जिससे निकालते हैं वो बेसिकली ऐसा एज अ प्लॉटर ही होता है। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके पास क्या है, एक आउटपुट है। बाकी इसमें आपने इनपुट काफ़ी चीज़ें देखी होंगी। इनपुट में हमारे पास एक डिजिटल कैमरा आ जाता है, ये हमारे पास एक इनपुट डिवाइस होती है। साथ ही साथ में आपको ध्यान रखना है कि भाई हमारे पास जो स्कैनर होता है, स्कैनर हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन काफ़ी अक्सर पूछा जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो टच स्क्रीन भी आपके पास क्या है, ये इनपुट डिवाइस हो जाएगी। तो यहाँ पे अच्छा देखिए, अब ये टच स्क्रीन में ना बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। कहीं आपको टच स्क्रीन मिलेगा इनपुट है, कहीं मिलेगा आपको पास आउटपुट डिवाइस है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मैक्सिमम टाइम आपको जो टच स्क्रीन मिलेगा एनसीईआरटी के अंदर भी वो आपको इनपुट ही मिलेगा। प्लॉटर मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। बाकी इसके अलावा भी हमारे पास स्पीकर, आपने देखा होगा कि हमारे पास जो स्पीकर होता है वो भी आउटपुट होता है। हमारे पास जो प्रिंटर्स होते हैं ये भी हमारे पास क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। चलिए, निम्न में से किस कार्य के लिए कंट्रोल अल्ट डिलीट बटन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस डिलीट का बटन किया जाता है कंप्यूटर को एक तो रीसेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ध्यान दीजिएगा, या फिर हमारे पास जो रनिंग एप्लीकेशंस होते हैं उनको भी हम क्लोज कर सकते हैं। अगर आपका कभी भी कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, यानी अगर कंप्यूटर आपका काम नहीं कर रहा, तो सिंपली क्या करो, कंट्रोल अल्ट और डिलीट कर लो। कंट्रोल अल्ट डिलीट अगर आप जैसे ही करेंगे तो वहाँ पर आपके पास एक विंडो नजर आएगी। उससे क्या होता है कि अगर आपके पास सिस्टम में कोई गड़बड़ चल रही है या कोई एप्लीकेशन नहीं चल रहा है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, तो आप डायरेक्टली उसको एंड कर सकते हो। तो ये दो काम कर सकता है, एक तो रीसेट करने का काम करता है, या फिर आपको किसी एप्लीकेशन को, या कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है तो उस एप्लीकेशन को क्लोज करने का भी इस की से आप क्या कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस का टेक्निक कौन सी है। अब देखिए, ये ड्रैगिंग ड्रॉपिंग, ड्रैगिंग का मतलब होता है कहीं से उठा के कहीं पे डालना, उसको ड्रॉपिंग बोला जाता है। ड्रैगिंग मतलब उठाओ, ड्रॉपिंग मतलब वहाँ पे रख दो। राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक, इस टाइप से आपके पास एक माउस होता है, और माउस में इस टाइप से यहाँ पे पास आपके पास क्या होगा, एक ये वाला होता है, एक ये वाला बटन होता है। तो ये वाला आपके पास क्या हो गया, आपके पास राइट साइड हो गई। तो कभी भी आप क्या करते हो, राइट साइड वाला जब बटन यूज़ करते हो तो उससे आपको क्या दिखाई देता है, उससे आपको दिखाई देता है उसकी प्रॉपर्टीज़ जिसको आपको चेक करनी होती है, उसकी आपको प्रॉपर्टी। 25 की तरफ बढ़ेंगे, और निम्न में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे ध्यान दो, देखिए यहाँ पे आपके पास जो माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर, ये सारे आपके पास क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। बाकी आपके पास देखिए प्रिंटर आपके पास आउटपुट हो गया, मॉनिटर आपके पास आउटपुट हो गया। तो यहाँ पे देखिए अगेन मॉनिटर आउटपुट हो गया। तो यहाँ पे जो मैच करेगा, इसका पहला वाला ऑप्शन इसमें मैच करेगा। 26 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्कैनर निम्न में से किसे स्कैन करता है। तो देखिए अभी हम इसी की बात कर रहे थे। तो जो मेरे पास स्कैनर होता है वो पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को यहाँ पे क्या करता है, स्कैन करने का काम करता है। स्कैन करने का मतलब वो इनपुट लेने का काम करता है। वो पिक्चर को भी इनपुट ले सकता है, और आपके पास अगर कोई टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखी हुई कोई चीज़ है तो वो इसको भी वो क्या ले लेता है, इनपुट ले लेता है।
क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ेंगे और किस विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर बनता है वो बनता है कंट्रोल। अगर आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं तो भैया जो कंट्रोल होता है, जैसे आपने सिंपली क्या कह दिया, कंट्रोल प्लस ए अगर आपने किया तो इससे पूरा सेलेक्ट हो जाता है। इसी टाइप से अगर आप कंट्रोल प्लस जेड करते हैं तो कोई भी चीज़ जो होती है वो बैक चली जाती है। इसी टाइप से कंट्रोल प्लस सी करने से आपके पास चीज़ें जो है कॉपी हो जाती है, कंट्रोल प्लस पी करने से चीज़ें प्रिंट हो जाता है। तो ये आपके पास कुछ शॉर्टकट कीज़ होती हैं, ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन का हम प्रयोग करते हैं। इसी टाइप से आपने फंक्शन की भी देखा होगा। फंक्शन की भी हमारे पास कुछ इसी टाइप से होता है, जैसे हम F5 को यूज़ करते हैं रेफरेंस करने के लिए, क्योंकि देखो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये एग्जाम में पूछता है डायरेक्टली। F12 करने से आपके पास जो है फाइल सेव हो जाती है, ठीक है। F2 करने से आप किसी भी फाइल को रीनेम कर सकते हैं, रीनेम मतलब उसको नाम दे सकते हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन की होती है। कितनी फंक्शन की होती है हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास 12 फंक्शन की होती है। चलिए, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। 20 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और इनमें से कौन सा चुंबकीय स्याही गुण पहचान। ओके, तो यहाँ पे लिखा है ये MICR, इसकी जो फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, इसके हम नाम देते हैं। और जो इसका उपयोग किया जाता है वो किया जाता है बैंक्स में। आपके पास एक चेक होता है बेसिकली यहाँ पे इस टाइप से, ये चेक होता है और चेक में बेसिकली यहाँ पे कुछ डिजिट होती है, 9 डिजिट होती हैं इसमें। और यहाँ पे जब भी कोई चेक किसी दूसरे बैंक में जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, वो जो मशीन होती है, ये MICR जो मशीन होगी, ये क्या करता है, इसके जो ये नंबर है इस नंबर को चेक करता है। और इस नंबर से हमें पता चलता है यार कि ये जो पर्टिकुलर चेक है ये कौन से ब्रांच का है, इसका FSC कोड वगैरह क्या है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बैंकों में हम चेक को पता करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं MICR का, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन भी हम उसे कहते हैं। इसी टाइप से हमारे पास एक OMR होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन भी हम उसे नाम देते हैं। OMR के बारे में आपने सुना होगा, वो भी आपके पास क्या है, एज अ इनपुट ही हम उसे कहते हैं। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस इसमें से अगर आप ध्यान देंगे, देखिए सबसे पहली बात अभी मैं जस्ट आपको बता रहा था, डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा सिंपली आप क्या करते हैं, फोटो को कैप्चर करते हैं। तो कैमरे में फोटो आती है किसी की, यानी वो इनपुट वो चीज़ हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा इनपुट नहीं है, ये डिजिटल कैमरा। ईयरफोन्स में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ईयरफोन्स में आप सुनते हैं किसी भी चीज़ को, लेकिन वो आउटपुट आता है। इसी टाइप से हमारे पास जो स्पीकर्स होते हैं, स्पीकर्स में भी क्या होता है, बाहर से आपकी आवाज़ बाहर आती है, साउंड बाहर आती है, तो मतलब ये भी आपके पास आउटपुट होता है। CRT मॉनिटर, CRT कैथोड रेज ट्यूब हम इसे नाम देते हैं। CRT आपने देखा होगा कि जो पहले के ज़माने के टीवी होते थे या फिर कंप्यूटर्स ही मान लो, कुछ इस टाइप से होते थे। ये इस टाइप से एक, इसको अभी इस टाइप से कुछ ये होता था, यहाँ पे कुछ इस टाइप से बेसिकली ये होता था, ठीक है। तो ये बेसिकली ये आपके पास CRT ही है। तो ये CRT बेसिकली क्या है, ये मॉनिटर ही तो है। और मॉनिटर आपके पास क्या होता है, आपके पास यहाँ पे ये आउटपुट हो जाता है। इसी टाइप से हमारे पास जो प्लॉटर होता है, प्लॉटर के बारे में हमने अभी पढ़ा था। जो प्लॉटर होता है हमारे पास वो आउटपुट होता है। और जो हमारे पास ड्रम पेन प्लॉटर है, ये भी हमारे पास क्या है, एक इनपुट नहीं बल्कि आउटपुट डिवाइस है। जो ये प्लॉटर होता है इसी का एक पार्ट है। प्लॉटर भी हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, उसमें से एक ड्रम पेन प्लॉटर है, एक फ्लैट पेन या फ्लैट प्लॉटर नाम से भी आता है। तो जो ड्रम पेन होता है बेसिकली इसमें पिक्चर्स वगैरह जो होती हैं उसको हम एज अ आउटपुट लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, डिजिटल कैमरा यहाँ पे एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। बाकी आप सभी लोग जानते हैं कि मॉनिटर हो गया, या कभी कभार क्या आता है आपके पास एग्जाम में पूछा जाता है स्क्रीन क्या है। तो हमारे पास जो स्क्रीन होगी, स्क्रीन भी क्या हो गया आपके पास, ये एक आउटपुट डिवाइस हो जाती है। कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या को क्या कहा जाता है? और ये हम अभी बात कर ही रहे थे कि जो पिक्सल्स होती हैं उसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर जो एक गिवन एरिया होता है, इस एरिया पे हमारे पास कितने पिक्सल्स हैं, कितने इनके नंबर्स हैं, इसको बोला जाता है रेजोल्यूशन। और जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स या ज़्यादा होंगे या मैक्सिमम अगर आपके पास पिक्सल्स हैं, हम कहेंगे कि जो उसकी क्वालिटी है वो उतनी अच्छी है, या मैं कहूँगा यार उसका जो रेजोल्यूशन है वो उतना अच्छा रेजोल्यूशन है। तो इसलिए यहाँ पे पिक्सल्स हम यूज़ करते हैं। बाकी मैंने रेफरेंस रेट के बारे में बताया था, हर्ट्ज में हम इसे देते हैं। और इसमें थोड़ा सा स्मूथनेस जो है आपके उसमें जो पिक्चर्स होती है उसमें स्मूथनेस आ जाती है। कर्सर की मौजूदा स्थिति की बाईं ओर के करैक्टर को डिलीट करने के लिए, अब देखिए बाईं ओर का अगर हमें करैक्टर डिलीट करना है तो हम उसके लिए बैक स्पेस यूज़ करते हैं, डिलीट यूज़ नहीं करते। ये भी आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं। मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार कैसे मापा जाता है? देखिए कोई भी जो मॉनिटर होता है, जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ये मॉनिटर ही है, और इसका जो आकार होता है हम उसे मापते हैं डायगनली। जैसे ये आपके पास एक मॉनिटर है और ये बोला जाता है डायगनली, यानी ये विकरणीय तरीके से इसे नापा जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसीलिए कहा जाता है ना कि भैया हमारी जो स्क्रीन है वो कितने इंच की है, कोई कहता है 12 इंच की है, कोई कहता है 16 की है, कोई कहता है 18 इंच की है।
तो बेसिकली वो डायगनली ही हम उसे मेजर करते हैं। हाँ, डायगनली, और ये देखिए वर्टिकली मतलब ना हम इसे ऐसे हम इसे मेजर नहीं करेंगे ऐसे, और हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे भी हम इसे मेजर नहीं करेंगे। तो ये हम इस टाइप से एक कोने से लेकर दूसरे कोने को मेजर करते हैं, जिससे हम बोलते हैं डायगनली मेजर करना। 32 क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार कैसा मापा जाता है, ये हम देख चुके हैं। सामान्यतः जो डम्ब टर्मिनल होते हैं ये क्या होते हैं, तो जो डम्ब टर्मिनल हैं भैया ये कंप्यूटर ही है, लेकिन इन कंप्यूटर्स में आपके पास क्या होता है, जो प्रोसेसिंग होती है ना, प्रोसेसिंग जो हम बात कर ही रहे थे भैया, कंप्यूटर का काम तो प्रोसेसिंग करना ही है ना। तो जो ये कंप्यूटर्स होते हैं इनमें प्रोसेसिंग नहीं होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये आपके पास नगण्य इंटेलिजेंस वाला कंप्यूटर होता है। इसमें आपके सिंपली क्या होता है, एक इनपुट होता है और आपके पास एक आउटपुट होता है, दैट्स इट। अब जब इंटेलिजेंसी नहीं है, प्रोसेसिंग नहीं हो रही, तो हम उसे बोलते हैं कि भैया ये एक क्या है, एक नगण्य इंटेलिजेंसी वाला ये कंप्यूटर है। 34 की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे कि देखिए प्रिंटर के बारे में हमने देखा था कि भैया प्रिंटर मेरे पास एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट हो गया, स्कैनर अपने पास इनपुट डिवाइस हो गया। अगर हम मॉडेम की बात करेंगे तो मॉडेम का मतलब होता है, ये मॉड का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, तो ये होगा मॉड्यूलेटर या मॉड्यूलेट करना या मॉड्यूलेटर, और दूसरे जो लास्ट का होता है इसका मतलब होता है डिमॉड्यूलेटर। अब ये मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर का मतलब क्या होता है, एक तरफ होता है मॉड्यूलेट करना, दूसरी तरफ होता है डिमॉड्यूलेट करना। इसका उपयोग किया जाता है किन्हीं भी दो कंप्यूटर्स को ऐड करने के लिए। अगर आपको कंप्यूटर्स को फ़ोन केबल से जोड़ना है, टेलीफोन लाइन से जोड़ना है, उसके लिए हमें चाहिए एक मॉड्यूलेटर, मॉडेम। तो इस मॉडेम का काम क्या है, एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना और अगेन उस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट कर देना। या मैं वैसे कह रहा हूँ क्योंकि कंप्यूटर में आपका डिजिटल सिग्नल होगा, तो ये काम करेगा पहले डिजिटल को एनालॉग बना के, और फिर आपको क्योंकि दूसरे कंप्यूटर में उस डेटा को भेजना है, फिर वो डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम करता है। मैं इसमें आपको लिख देता हूँ भाई, ये सबसे पहले क्या करेगा, डिजिटल जो हमारे पास सिग्नल्स होते हैं इनको ये कन्वर्ट करता है एनालॉग में, और उसके बाद जो एनालॉग सिग्नल होता है इसको अगेन डिजिटल में ये कन्वर्ट करने का काम करता है। क्यों, क्योंकि अपने पास यहाँ पे भी एक कंप्यूटर होता है, यहाँ पे भी एक कंप्यूटर होता है, ठीक है। तो इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में पहुंचाना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब डेटा इसके पास पहुंचेगा तो अगेन मुझे उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और यही काम आपका पास किसका होता है, मॉडेम का होता है। 35 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और निम्न में से किस व्यक्ति को माउस का आविष्कारक कहा जाता है। इनके जो आविष्कारक हैं उन्हें बोला जाता है डगलस एंजलबर्ट, और ये जो विलियम इंग्लिश थे ये इन्हीं के सहायक थे, साथ में थे, तो इन्होंने इनके साथ काम किया। मार्टिन कूपर के बारे में आपको पता होगा, इन्होंने 1970s में आपका जो पहला टेलीफोन था उसको यहाँ पे इन्होंने इन्वेंशन किया था। कंप्यूटर की स्मृति का कौन सा प्रकार नहीं है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेमोरी के बारे में, और यहाँ पे जो मेमोरी नहीं होती है वो आपके पास जो सर्वर होता है, ये आपके पास एक मेमोरी नहीं होती है। सर्वर बेसिकली क्या होता है, एक बीच का पार्ट होता है जहाँ पे आपके पास बहुत सारे यहाँ पे कंप्यूटर्स अटैच्ड होते हैं, ये कुछ आपके पास ये सर्वर होता है, सर्वर कंप्यूटर भी हम इसे नाम देते हैं। तो ये जो बीच वाला बेसिकली ये आपके पास एक सर्वर कंप्यूटर है, और यहाँ पे कभी भी आपको डेटा मंगाना होता है, जब भी आप इंटरनेट पे कुछ चीज़ सर्च करते हैं तो यहाँ पे ये सर्वर से ही वो डेटा उठ के आता है आपके कंप्यूटर तक। तो यहाँ पे आपको पूछा गया था कि कौन सा स्मृति नहीं है, तो भाई सर्वर स्मृति नहीं है ना, ठीक है। बाकी यहाँ पे सेमीकंडक्टर हो गया, सॉलिड स्टेट डिवाइस बेसिकली हम जिसे कहते हैं। सेमीकंडक्टर में आपके पास क्या आता है, इसमें आपके पास जो रैम और रोम होती है ये आप इसके अंदर आ जाता है सेमीकंडक्टर मेमोरी के अंदर। और आप लोग सभी जानते होंगे रैम और रोम आपने पढ़ा होगा। इसी टाइप से हमारे पास ऑप्टिकल होता है, इस ऑप्टिकल में आपके पास जो सीडी होता है, डीवीडी होता है, ये आपके पास किस में आ जाते हैं, ये ऑप्टिकल में आ जाते हैं। ये ऑप्टिकल आपके पास क्या है, मेमोरीज होती है। मैग्नेटिक में आपके पास जो HDD होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव जिसे हम कहते हैं, ये हमारा किसके अंदर आ जाता है, ये मैग्नेटिक के अंदर आ जाता है। अब देखिए कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपको, यार रैम रोम बताइए कि किस टाइप का जो है स्मृति का प्रकार है। इसी टाइप से सीडी और डीवीडी आ गया, ये बताइए किस तरह की स्मृति का प्रकार है, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। 37 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और जब आप कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है, तो ये स्टोर किया जाता है रैम में। अब देखिएगा कभी भी देखिए, अब इसमें समझाने को बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो हमारे पास मेमोरीज होती हैं वो होती है दो टाइप से, एक होती है प्राथमिक मेमोरी, एक होती है द्वितीयक मेमोरी। जो हमारे पास प्राथमिक मेमोरी होती है उसके अंदर आता है रैम और रोम, इसे हम वर्सटाइल मेमोरी भी कहते हैं, जिसे मैं अस्थाई कह रहा हूँ। रोम के अंदर हो सकता है स्थाई, ठीक है। और ये दोनों किसका पार्ट होते हैं, ये प्राथमिक मेमोरी का पार्ट है। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं द्वितीयक मेमोरी के बारे में। दो टाइप की हमारे पास मेमोरी होती हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक के ये दो पार्ट हो गए, रैम और रोम, ये हमारे पास अस्थाई होती है, ये हमारे पास अस्थाई होती है। अस्थाई का मतलब ये होता है, देखिए कभी भी आप कंप्यूटर को जब चलाते हो ना, तो कंप्यूटर जिस पे काम कर रहा होता है, जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला, तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब आप काम कर रहे हो तब वो रैम के ऊपर बेसिकली काम कर रहा होता है।
अब आप सोचोगे और लाइट जब चली जाती है तो आप ध्यान दोगे कि यार कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल थी जो पहले आपने खोला था वो वैसे नहीं है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं रैम में था, तो वो अस्थाई है, उसको आपको दोबारा खोलना पड़ेगा। इसी टाइप से अगर आप पेंट में कोई पेंटिंग बना रहे हो और सडनली अगर लाइट चली जाती है तो वो पेंट में जो बन रहा है, कोई भी चीज़ आप बना रहे हो तो वो वैसा नहीं रहेगा। लाइट जाने के बाद आपको दोबारा पेंट खोलना पड़ेगा। तो बेसिकली जब वो काम हो रहा था, लाइट जब तक थी, वो आपका रैम के ऊपर था, तो इसलिए हम उसको अस्थाई कहते हैं। रोम में आपके पास स्थाई इसलिए बोला जाता है क्योंकि हालांकि है ये प्राथमिक, लेकिन स्थाई क्यों बोला जाता है? आपकी जो विंडोज़ होती है, या आपने कभी देखा होगा जो आपके स्टार्ट का बटन होता है, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, या फिर कंप्यूटर ऑन का प्रोसेस, ऑफ का प्रोसेस, वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। जो कंपनी से बन के आ जाता है वो हमेशा वैसे ही रहेगा। तो वो जितनी भी चीज़ें स्टोर होती हैं वो सारी होती हैं आपके पास रोम में। आपने अक्सर देखा होगा कि जो फ़ोन होते हैं, फ़ोन में भी आपके पास जब ऑन होता है तो आपके पास उसी कंपनी का एक टोन बजेगा या फिर उसका लोगो दिखेगा। वो कंप्यूटर की मोबाइल फ़ोन की बेसिकली रोम ही होती है, जो कंपनी आपको डेटा फिट करके दे देती है। तो ये होता है प्राथमिक मेमोरी। इसी टाइप से हम द्वितीयक मेमोरी की बात करते हैं तो इसमें आपके पास HDD, DD हार्ड डिस्क ड्राइव, साथ ही साथ में आपके पास पेन ड्राइव, इसे हम एक्सटर्नल भी कहा जाता है। पेन ड्राइव तो आप सभी लोग जानते होंगे, पेन ड्राइव, और यहाँ पे कुछ जो है फ्लॉपी डिस्क भी इसके अंदर आ जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है, इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हाँ, एक चीज़, आज के लिए शायद अभी ये वीडियोस जो है काफ़ी लेंथी हो गया होगा, तो अभी हम इस वीडियो में 37 क्वेश्चन हमने किए, तो हम इसमें 37 ही रखेंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, आप लोगों का जैसा रिस्पॉन्स रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही आ जाएगा, या मतलब एक आध दिन में जो भी आपका टाइम होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।